हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में। इसमें आज आपको बेटा जी बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज शुरू करवाने जा रहा हूँ। वो सीरीज आपके पास है हाइड्रोलिसिस की। इसमें आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बहुत नई बातें सीखने को मिलेंगी। और ये मेन ग्रुप एलिमेंट्स का सबसे ज़्यादा, सबसे बढ़िया और सबसे वास्ट टॉपिक है हाइड्रोलिसिस। कई बार क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब इसमें हम कैसे काम करेंगे, मेन मुद्दा है, मेन बात है। मैंने आपको इस सीरीज जो करवानी है वो किस तरह से करवानी है बेटा जी। आज मैं सिर्फ आपको हाइड्रोलिसिस का इंट्रो दूंगा, फिर मैं आपको इसमें कई अलग अलग पार्ट्स दूंगा, अलग अलग वीडियोस प्रोवाइड करूंगा इस हाइड्रोलिसिस के टॉपिक पे। जैसे पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्या होता है, हाइड्रोलिसिस फॉर केसेस, और अगर हम बात करें हाइड्रोलिसिस की, अगर हम बात करें रिडॉक्स हाइड्रोलिसिस है, या कैसे मैकेनिज्म होता है हाइड्रोलिसिस का। तो इसमें मिनिमम मिनिमम आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा। इसमें 6 वीडियो लगभग लगभग आपको हाइड्रोलिसिस के टॉपिक पे मिलेंगी। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है, ये कहने को तो इंट्रो ही है, लेकिन इसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। शुरुआत आपने यहीं से करनी है। आज मेरे पास है इसका पार्ट 1 कह लो, हाइड्रोलिसिस का लेक्चर 1 कह लो, या इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस कह लो। मेन पॉइंट है, मैंने इसमें आपको कम से कम 6 वीडियोज मैंने आपको देनी है, जिसमें मैं हाइड्रोलिसिस की कंप्लीट नॉलेज, एक कंप्लीट जो हमारा कंसेप्ट है वो डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले, अब ऑब्वियस है कि आपके फायदे की बात है, आपको कुछ सिखाया जा रहा है नया। तो सबसे पहले आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस चैनल को शेयर करना है। ठीक है बेटा, अब शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज का टॉपिक हाइड्रोलिसिस। ये कहता है कि सबसे पहले मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने मान लो क्या ले लिया, एक ए बी नाम का आयनिक कंपाउंड ले लिया, जस्ट लाइक NaCl। चलो NaCl लगभग हमने सुन रखा होता है। मैंने NaCl या AB कोई भी एक आयनिक कंपाउंड ले लिया, इतनी बात समझ में आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ, इस आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिसोल्व करवाता हूँ, वाटर में डिसोल्व करवाता हूँ। तो कहता है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज अराइज होती हैं, यहाँ क्या क्या होने के ऑप्शंस हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा उसकी बात करते हैं। जो फर्स्ट कंसेप्ट मेरे सामने आएगा, जब मैं ए बी को वाटर में डिसोल्व करवाऊंगा, एक आयनिक कंपाउंड को, क्योंकि ए बी मैंने आपको शुरू से बताया है, ए बी क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। तो सबसे पहले इसको वाटर में डिसोल्व करने पर क्या देखने को मिलेगा, ये कहता है सबसे पहले यहाँ पे आएंगी डाइपोल आयन इंटरेक्शंस। कैसे, क्या, देखो, क्योंकि वाटर है, सोलवेंट जो मेरे पास है, इसमें भी क्या बन रहा है, डाइपोल बन रहे हैं। इसमें क्या बन रहा है आपके पास, डाइपोल बन रहे हैं। और आयनिक कंपाउंड है, तो ऑब्वियस है कि इसमें आयंस बन रहे हैं, आयंस होंगे इन द सेंस। तो होगा क्या, इनके बीच में इंटरेक्शन होनी शुरू होगी, इनके बीच में इंटरेक्शन होनी शुरू होंगी। जैसे मान लो ए पॉजिटिव मेरे पास है, इसके साथ क्या होगा, वाटर की ओ के बीच में इंटरेक्शंस होंगी। ऐसे ही एक वाटर मॉलिक्यूल मान लो और है, उसके साथ ये इंटरेक्शंस होंगी। इसी तरह यहाँ पे हर जगह वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो क्या करेंगे, इसको इंटरेक्ट करके रखेंगे। इसी को नाम दिया गया है आयन आयन डाइपोल या डाइपोल आयन इंटरेक्शंस। इतनी बात आपको क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। चलो बेटा जी आगे। इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है कि आयन के साथ डाइपोल्स की इंटरेक्शंस होंगी, और उसके बाद क्या है, इस कंसेप्ट को हम क्या नाम देते हैं, इस कंसेप्ट को हम क्या नाम देते हैं, ये जो फर्स्ट कंसेप्ट हमारे सामने आता है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे सामने आती है, इसे हम नाम देते हैं हाइड्रेशन। इसे हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रेशन। ये हाइड्रेशन का जो कंसेप्ट है, ये वाटर के लिए एप्लीकेबल है, इसको वाटर के लिए एप्लीकेबल किया गया है। अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई भी दूसरा सॉल्वेंट लेता, एनी अदर पोलर सॉल्वेंट यहाँ में ले रहा हूँ, एनी अदर सॉल्वेंट लेता, तो मैं इसे नाम देता, इस कंसेप्ट को नाम देता सोल्वेशन। अगर मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट वाटर को ले रहा हूँ,
अगर वाटर को ही ले रहा हूँ जनरली, जो मैं लेता ही हूँ, या हम जनरली जो सॉल्वेंट की बात करते हैं वो वाटर ही होता है बाय डिफॉल्ट, तो इसलिए हम इस कंसेप्ट को नाम देते हैं हाइड्रेशन। क्लियर है बेटा जी? इसके बाद का जो जो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रेशन होगा। हाइड्रेशन कैसे होगा, मैंने आपको बताया, जब भी हम आयनिक कंपाउंड को डालेंगे तो आयन डाइपोल इंटरेक्शंस अराइज होंगी, आयन डाइपोल इंटरेक्शंस अराइज होंगी। और इसके बाद जो आयनिक कंपाउंड है, इसके बाद जो आपका आयनिक कंपाउंड है, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के अंदर डिसोशिएट हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के अंदर डिसोशिएट हो जाएगा। ये स्टेप हमारे पास पहला होगा, इसे हम नाम देंगे हाइड्रेशन का, इसे हम नाम देंगे हाइड्रेशन का। ये बात क्लियर है? अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन अराइज होगा, जिन्होंने टेंथ पूरी तरह घोट घोट के पढ़ी है, तो उनके बीच में क्वेश्चन अराइज होगा। वो क्वेश्चन क्या कहेगा, और होना भी चाहिए अराइज आपके दिमाग में क्वेश्चन। कहता है कि अगर हमने पढ़ा हुआ है कि जो आयनिक बॉन्ड होती है, जैसे NaCl का हमने एग्जाम्पल पढ़ा होगा, ये क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होती है। ये कैसी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन है। ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये पानी के डाइपोल के कारण कैसे टूट गई, पानी के डाइपोल के कारण कैसे टूट गई, एक डाइपोल इंटरेक्शन से कैसे टूट गई, एक पार्शियल चार्ज से कैसे टूट गई, ये पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज होना चाहिए। अगर जिनको आंसर का पता है तो वो यस लिखें, जिन्हें नहीं पता तो उन्हें मैं बताता हूँ। मेरी बात सुने बेटा जी, आयनिक बॉन्ड बिल्कुल ठीक सुन रखा है, और वो बात बिल्कुल ठीक भी है, कुछ भी गलत नहीं है। आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक है, काफी स्ट्रांग होती है। जर्नली वो, अगर हम बात करें डाइपोल इंटरेक्शन से बहुत स्ट्रांग होती है आयनिक बॉन्ड। वो टूटती क्यों है, क्योंकि डाइपोल इंटरेक्शन जो है, जैसे मान लो हमने नमक को डाला, थोड़े से नमक को बहुत सारे पानी में डाला, वहां बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, एज कंपेयर टू NaCl, एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड, वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। और जितना ज्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होगा और उतने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, इट मींस आयन डाइपोल इंटरेक्शंस जो हैं उनके नंबर बढ़ जाएंगे, या उनका मैग्नीट्यूड जो है, मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, कि जो डाइपोल इंटरेक्शंस हमारे पास हैं अराउंड अ आयन अराउंड अ आयन, बहुत ज्यादा हो जाता है। और डाइपोल इंटरेक्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो उन कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस को अलग कर देते हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब बेसिक सी बात है बेटा जी, आपने घर में देखा होगा चींटी होती है, अकेली चींटी कितना भार उठा सकती है, आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई कीट पतंग अगर घर में मरा पड़ा है, तो बहुत सारी चींटियां आएंगी तो उसको उठा के ले जाती हैं। ऐसे ही यहाँ पे हुआ कि बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं उस बड़े इंट्रैक्शन वाले को भी तोड़ देते हैं, डिसोशिएट कर देते हैं। तो ये कंसेप्ट यहाँ लगता है। बाकी इसमें मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, और ये बात आपको समझा दी गई है। इसके बाद मैं मुद्दे की बात करूंगा, हमारी हाइड्रोलिसिस की। अब तक क्या पढ़ रहे हैं हम, अब तक हमने पढ़ा हाइड्रेशन के बारे में। अब तक हमने क्या पढ़ा है, हाइड्रेशन के बारे में। अब तक हमारे पास क्या है, आयंस जो हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट, सॉरी, आयनिक कंपाउंड जो है, आयनिक कंपाउंड जो है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के अंदर डिसोशिएट हुआ है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के अंदर डिसोशिएट हुआ है। अब तक तो ये कंसेप्ट था सिर्फ और सिर्फ हाइड्रेशन से रिलेटेड। अब सेकंड जो स्टेप हमारे पास है, सेकंड स्टेप हमारे पास होता है हाइड्रोलिसिस की। जो आयनिक कंपाउंड मेरे पास है उसका हाइड्रोलिसिस होगा या नहीं होगा, ये स्टेप ऑप्शनल होता है। ये स्टेप ऑप्शनल होता है कि कोई भी कंपाउंड जो पानी में डिसोल्व किया गया है, जो सॉल्वेंट में डिसोल्व किया गया है, वो डिसोशिएट तो चलो हो गया, क्योंकि वहां डाइपोल आयन इंटरेक्शन थी, वहां डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा थी, वो टूट गया। यहाँ तो हमें कुछ भी सोचना नहीं है, समझना नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड वाटर में जाते ही डिसोशिएट हो जाते हैं, हाइड्रेट हो गए हैं, वो चीज हाइड्रेशन के अंदर आ गई। लेकिन सेकेंड स्टेप जो मेरे पास है, जो मैंने आपको बताना है, हाइड्रोलिसिस का जो टॉपिक ही मेरा है, वो ऑप्शनल है, वो हर कंपाउंड में नहीं होता। पहली बात तो आप ये देखेंगे
हमें पहले तो ये चेक करना पड़ेगा, मैं इस बात को क्यों जोर दे रहा हूँ। यही तो बातें हैं जो मैंने आपको छोटी छोटी बतानी है। इट मीन्स कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं किसी भी आयनिक कंपाउंड के लिए कि वो हाइड्रोलिसिस होगा या नहीं होगा। पहले वो उन कंडीशंस को फुलफिल करेगा तो ही हाइड्रोलिसिस में जाएगा, अगर वो फुलफिल नहीं करेगा तो हाइड्रोलिसिस में नहीं जाएगा। अब बात करेंगे उन कंडीशंस की। वो कंडीशंस आपको पहले चेकआउट करनी है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि NaCl जैसे है, LiCl है, KCl है, जो भी अल्कली मेटल्स होते हैं, ये कभी भी आपको हाइड्रोलिसिस के अंदर जाते नहीं दिखेंगे। ये सिर्फ टूटते हैं, हाइड्रेशन होता है इनका। ये सिर्फ पानी के अंदर टूट जाते हैं, आयन कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस के अंदर, हाइड्रोलिसिस में नहीं जाते हैं। मेरी बात समझे। तो हम सबसे पहले उन कंडीशंस को देखते हैं कि किन कंडीशंस पे हमारा हाइड्रोलिसिस होता है नहीं होता है। तो पहली कंडीशन आप देखेंगे, कहता है कि वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल कहता है कि जो सेंट्रल एटम है, जो कैटायन हमारे पास है, जहाँ पे ऑक्सीजन जाके इंटरेक्शन दिखा रहा है, तो उसके पास सबसे पहले वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। देखें, मैं एग्जांपल दूंगा। अभी मैंने आपको बताया ये एक आयन था, ये एक आयन था, ये स्टेप हो गया, ये फर्स्ट स्टेप था। इसके बाद जो सेकंड स्टेप मेरे पास आता है ना, जो मैं बता रहा हूँ ऑप्शनल है, अगर वेकेंट ऑर्बिटल नहीं हुआ तो सिर्फ ये आयंस में टूटेगा, बात खत्म। अगर अगर वेकेंट ऑर्बिटल हुआ तो होगा क्या, वेकेंट ऑर्बिटल अगर हुआ तो होगा क्या, जो मेरे पास दिख रहा होगा आपको, आई थिंक सेकंड स्टेप बता रहा हूँ। ये क्या करेगा, इसके लोन पेयर के साथ ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा और ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। ये होगा इंटरमीडिएट फॉर्म होगी। इतनी बात समझ में आ रही है। ये इनके बीच में बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि अगर इसके पास एक्सेप्टेंस, क्योंकि ए के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, ए के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, इट मींस इसके पास टेंडेंसी है, इसके पास टेंडेंसी है टू एक्सेप्ट लोन पेयर्स ऑफ ऑक्सीजन। इसके पास ऑक्सीजन के लोन पेयर लेने की टेंडेंसी है। जब तक टेंडेंस जगह ही ना खाली होगी तो वो लोन पेयर कैसे लेगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए ताकि वो लोन पेयर को एक्सेप्ट करे। इतनी बात समझ में आ गई, ये स्टेप समझ में आ गया। उसके बाद अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मेंशन करें इस बात को भी, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, तो ये पॉजिटिव चार्ज H लेके रिमूव हो जाएगा और बचेगा क्या, AOH, मींस हाइड्रोलिसिस। ये सेकंड स्टेप था जो कि डिपेंड करेगा, वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। वेकेंट ऑर्बिटल क्यों होना चाहिए, ताकि वो ऑक्सीजन से लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। ऑक्सीजन से लोन पेयर लेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा, तो H उस पॉजिटिव चार्ज को लेकर रिमूव हो जाएगा और बचेगा AOH, जो कि हाइड्रोलिसिस हो गया। यानी कि हमने A के अंदर OH यानी कि वाटर को हमने ऐड कर दिया। इतनी बात समझ में आ रही है। ये कंसेप्ट हुआ, ये हाइड्रोलिसिस हुआ। अब बात करेंगे इसमें थोड़ी सी और आगे, ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, क्योंकि सारा बेसिक हाइड्रोलिसिस का आज हमने पढ़ना है। तो ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, कुछ क्वेश्चंस इसी में भी करवाऊंगा मैं आपको, इस सीरीज के अंदर भी करवाऊंगा, आज के लेक्चर में भी करवाऊंगा कि जो आज पढ़ेंगे कि उसके ऊपर अगर क्वेश्चन आ गया तो जनरल क्वेश्चन कैसा होगा। तो सबसे पहले जितना अब तक मैंने करवा दिया आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और जितना भी आपको करवा रहा हूँ वो सारा का सारा अपने अपने नोटबुक के अंदर एक नोट्स बनाते हुए चलना है। इसके बाद शुरू से बता रहा हूँ, हाइड्रोलिसिस 100% क्लियर होगा आपका। कोई भी क्वेश्चन आपका हाइड्रोलिसिस पे आएगा, आप करना ना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसका आपको आंसर दूंगा। चलो बेटा जी आगे बात करते हैं। जैसे मैं अभी बात कर रहा था आपको, इस बात में भी एक नोट डाउन करके और लिखें, इस पॉइंट को नोट डाउन करें।
जब भी हम बात करते हैं अल्कली मेटल्स की, जब भी मैं बात करूंगा अल्केलाइन अर्थ मेटल्स की, तो इनके जो भी सोल्ट्स मेरे पास आएंगे, जैसे NaCl बताया, KCl बताया, तो इनके अंदर हमारे पास क्या होता है, लिखेंगे कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। कभी भी इनके अंदर हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। जैसे अब आप NaCl का एग्जांपल देख लो, KCl का एग्जांपल देख लो, कोई भी अल्कली अल्कली मेटल से आयनिक कंपाउंड है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इनका जेड इफेक्टिव जो है, इनके अंदर जेड इफेक्टिव जो है, जो Na पॉजिटिव या K पॉजिटिव जो भी बनेगा, इनका जेड इफेक्टिव काफी कम होता है। यानी कि जब भी आपको इन सॉल्ट्स के ऊपर हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन आएगा, तो आप उसको टिक कर सकते हो सीधा ही। कैसे? इसको नोट डाउन कर लिया होगा। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि इनमें से किसका हाइड्रोलिसिस होगा या नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आप देखेंगे NaH2O6, और एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, ये दे दिया A, और एक दे दिया आपको AlH2O6, ये दे दिया B। मैंने आपसे पूछ लिया कि इनमें से किसका हाइड्रोलिसिस होगा या नहीं होगा। ऐसे मान लो मैंने K का ऊपर क्वेश्चन दे दिया, ऐसे मैंने आपको मान लो कुछ भी दे दिया, Mg पे क्वेश्चन दे दिया, कुछ किसी चीज पे कुछ भी दे दिया, CD भी दे दिया, ABCD दे दिया, A भी दे दिया, तो आप देखते ही बता सकते हो। इसको थोड़ा सा मैं साफ करके लिख देता हूँ। वैसे तो समझ में आ गया है, जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं तो उनको समझ में आ गया कि ये H2O लिखा हुआ है। तो आप देखोगे इसमें सिर्फ बी आंसर आएगा आपके पास, क्योंकि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हाइड्रोलिसिस में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका जेड इफेक्टिव काफी कम होता है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो एल्यूमिनियम ना ही अल्कली मेटल्स है, ना ही अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। ये अल्कली मेटल्स हैं या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ये नहीं जाएंगे किसमें, हाइड्रोलिसिस के अंदर। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ये पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। इसके बाद मूव करता हूँ मैं अब अगले स्टेप पे। देखो, अब तक मैंने आपको क्या बताया, हाइड्रेशन के बारे में, उसी में एक टर्म बताई सॉल्वेशन। हाइड्रेशन के बाद बताया हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस की कंडीशन बताई पहली, कि वो किस कंडीशन पे होगा। उसके बाद मैंने आपको एक पॉइंट और नोट डाउन करवा दिया, मेन पॉइंट, कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो मेरे पास हैं, वो हाइड्रोलिसिस नहीं करते हैं। हाइड्रोलिसिस जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि भाई वो क्यों नहीं करते, क्योंकि जेड इफेक्टिव उनका कम है। और हम बात करें जैसे NaCl टाइप अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रेशन शो करते हैं। ये सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में, जैसे मैं बात करूं NaCl की, ये पानी में डिसोल्व कर दूंगा इनको, तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में, अपनी इस एक्वस फॉर्म में तो बिल्कुल टूटेंगे, और इसे हमने नाम दिया था हाइड्रेशन का। ये हाइड्रेशन है, ये हाइड्रेशन जरूर होगा, हाइड्रेशन जरूर करेंगे। फर्स्ट स्टेप जो मेरे पास है उसको फॉलो करेंगे, लेकिन जो सेकंड स्टेप है हाइड्रोलिसिस का, वो नहीं करेंगे। हाइड्रेशन होगा। मैं बातें दोबारा दोबारा क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप इसको नोट डाउन करो, और दोबारा दोबारा 2-3 बार सुनोगे तो आपको ये सारी बातें याद हो जाएंगी। क्लियर है बेटा? छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जरूरी है, अच्छी बातें हैं, समझ में आने वाली बातें हैं, आनी भी चाहिए। क्लियर है बेटा? इसके बाद मैं अब आगे मूव कर रहा हूँ। ये कहता है कि हाइड्रोलिसिस जो है वो किस किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द हाइड्रोलिसिस। फैक्टर अफेक्टिंग द हाइड्रोलिसिस, सबसे पहले बेटा ये डिपेंड करता है, इसमें आप लिखोगे, साथ साथ लिखोगे, कहता है कि रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, या इसको यूं कह देते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, जितना ऑब्वियस है कि जेड इफेक्टिव होगा, उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस होगा। ये बात आपने नोट डाउन करके पहले पॉइंट में लिखनी है। ये पहला पॉइंट मेरे पास है, कहता है जो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस है
वो जेड इफेक्टिव पे डिपेंड कर रहा है, या यूँ कहूँ कि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है सेंटर एटम के ऊपर, उस पर डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। ये जो जेड इफेक्टिव मेरे पास है, जेड इफेक्टिव जो मेरे पास है, ये डोमिनेंट फैक्टर रहेगा। ये डोमिनेंट फैक्टर होता है किसके लिए? टू कैलकुलेट द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। बट आपको एक एक पॉइंट, एक एक बात मैं प्रॉपर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मेरा नया चैनल है, नया कंसेप्ट है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम भी सीखेंगे। आप लोगों ने ही सिखाना है हमें कि ठीक है, कंसेप्ट तो हमने देना है, लेकिन हाउ टू रिप्रेजेंट, जैसे हमें यूट्यूब चैनल पे, इस चैनल पे कैसे रिप्रेजेंट करना है अपने आप को, वो धीरे धीरे टाइम टू टाइम हम सीखेंगे। कैसे बोलना है, कैसे क्या है। बाकी मेन है मेरा जो कंसेप्ट, कि आपको समझ में आना चाहिए। मेन मेरा जो एम है, वो जो समझा रहा हूँ, वो प्रॉपर समझ में आना चाहिए आपको। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको कुछ अच्छा सिखा रहा हूँ। ये मुझे जरूर श्योरिटी अंदर से, कि एक सीक्वेंस दे रहा हूँ आपको पढ़ाई का, एक सीक्वेंस दे रहा हूँ आपको कंसेप्ट का, और जो कंसेप्ट करवाऊंगा पूरा करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। अधूरा नहीं छोड़ूंगा आपका कोई भी टॉपिक। तो पिछली वीडियोस जो मैंने अपलोड कर चुका हूँ, जिन्होंने देख ली है, वेल एंड गुड। बैक बॉन्डिंग है, ब्रिज बॉन्डिंग है, बनाना बॉन्ड है, काफी अच्छे टॉपिक्स मैंने उसमें भी ऑलरेडी कवर किए। मोलरिटी है, काफी टॉपिक अच्छे कवर कर चुका हूँ। इस टॉपिक से पहले आप वो सारी वीडियोस भी जो हैं, सारी जाके देख सकते हो। बेंजीन बोराजिन के बारे में कंपैरिजन, सिमिलरिटी, डिसिमिलरिटी, काफी टॉपिक हैं जो आप कवर कर सकते हो वहां जाके। सारे मेन ग्रुप एलिमेंट्स के टॉपिक हैं। चलो देखो, मैंने आपको बताया जेड इफेक्टिव जो है ये डोमिनेंट फैक्टर है, इसको नोट डाउन करेंगे। इसके अलावा कहता है कि जो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस है, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। या अभी मैंने बताया, दोनों को कंबाइन कर दूंगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड इफेक्टिव के। तो मैंने बताया आपको, ये डोमिनेंट फैक्टर है। और डोमिनेंट फैक्टर का मतलब है, पहले हम जेड इफेक्टिव को देखेंगे, पहले हम जेड इफेक्टिव को देखेंगे, उसके बाद हम साइज का फैक्टर देखेंगे। देखो, ये कहता है कि जब भी मुझे रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस देखना है, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस देखना है, तो मैं जेड इफेक्टिव को देखूंगा। पहला पहला काम मेरा ये है। अगर इफ जेड इफेक्टिव सेम आता है, जो चार्ज है, मींस जो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है सेंट्रल एटम पे, वो सेम आ गया, उसके बाद मैं देखूंगा। फिर साइज को देखना है, लेकिन कब? जब जेड इफेक्टिव में चेंज हो, पॉजिटिव चार्ज में चेंज हो। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जरूरी बातें हैं। इसको प्रॉपर नोट डाउन कर लेना है आपने। क्लियर है मेरी बात? रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस दो फैक्टर पर डिपेंड करेगा, दोनों फैक्टर मैंने आपको बता दिए। कैसे डिपेंड करेगा वो भी बता दिया, लेकिन ऐसे समझ में नहीं आएगा, उसके लिए मैं करूंगा ऑब्वियस है कि एक आधा क्वेश्चन। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल करें। जैसे मान लो आपके पास है PCl3, ABCD। अब कहता है रेट, अगर मैं इसमें बात करूं रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस की, तो आप कैलकुलेट करके बताएं किस में सबसे ज्यादा होगा। सबसे पहले आप चार्ज देखें। अब सारे ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं, अब ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं तो चार्ज सेम आएगा। अब हम देखेंगे साइज, और साइज के है रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ये देख लेना इसको आप। अब चार्ज सभी में सेम है, लेकिन अब मैं बात करूंगा यहाँ पे साइज के फैक्टर की। साइज के हिसाब से अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास आंसर आना चाहिए कि आपका यही आंसर है। पहले आप चेकआउट कर लें। मेरा आंसर यही है। इस साइज को हम बोल दिए, बाकी समझ में आ गया होगा। इस साइज मैंने साइड में लिख दिया थोड़ा सा, उसको आपने देख लिया होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें एक दो क्वेश्चन और की, जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया BCl3, मैंने आपको दे दिया
PCl3 मैंने आपको दे दिया, CCl4 मैंने आपको दे दिया, NH3 मैंने आपको दे दिया, CF4 मैंने आपको दे दिया, NaCl मैंने आपको दे दिया, PCl5 मैंने आपको दे दिया, SiCl4। 1 2 3 4 5 6। आपने सिर्फ ये बताना है किस में हाइड्रोलिसिस होगा और किस में हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। ये आपका काम है इन 8 क्वेश्चंस के लिए। इसके लिए मैं आपको टाइम देता हूँ 5 मिनट का। जो 2 फैक्टर बताए हैं, सॉरी, पहले तो कंडीशन बताइए, उसी को आपने फॉलो करना है। मैं रेट तो पूछ ही नहीं रहा आपसे, सिर्फ आपने बताना है कि हाइड्रोलिसिस होगा या नहीं होगा, ये आपने बताना है। 5 मिनट के बाद आंसर मैच करवाऊंगा। उसमें आपने देखना बताना है मुझे कि किसके कितने ठीक हैं। जितने ठीक हो उतने कमेंट बॉक्स में नंबर कमेंट कर देना। 8 के 8 ठीक है तो 8, या ओवल 7 है 7 नंबर लिख देना, 6 है तो 6। जितने भी हों उतने आपने मेंशन कर देने हैं कि कितने आपके ठीक हैं। आ रही मेरी बात समझ में? अब आपका टाइम था, वीडियो आपने पॉज करके कर लिया होगा, टाइम आपका खत्म है, मैं वीडियो को लेंथी नहीं करूंगा। अब आंसर मैच की बारी। देखते हैं किसकी लॉटरी खुली है, किसकी लॉटरी लगी है। BCl3 की बात करूंगा, बिल्कुल बी के अंदर वेकेंट ऑर्बिटल है, पी के अंदर है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है और है। अब इसमें वेकेंट ऑर्बिटल की बात, बाकी तो वेकेंट ऑर्बिटल पे आ गए। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इनका जेड इफेक्टिव ही कम होता है, जिसके कारण ये नहीं दिखाते। रीजन थोड़ा सा अलग हो गया, लेकिन आंसर में क्रॉस ही लगेगा, देख लेना। 4 में होगा, 4 में नहीं होगा। आपका कितना ठीक है, कितना गलत है या कितने गलत हैं, तो आपने उसको मेंशन करना है। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था हाइड्रोलिसिस पे। पूरी सीरीज में आपको दूंगा हाइड्रोलिसिस पे, 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स में अपलोड करूंगा। आपने बने रहना है हमारे साथ। अगेन मैं कह रहा हूँ बेटा जी, आपके प्यार के बिना कोई भी चैनल, या यूं कहूँ कि मेरा चैनल की अगर मैं बात करूँ, बेटा ग्रो नहीं कर पाएगा। आपका प्यार जरूरी है, आपका साथ जरूरी है, इसलिए वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेटा जी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। बाकी कोई भी सजेशन हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी नया टॉपिक करना हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। उसके ऊपर मैं हम देखूंगा, करूंगा, उसमें जो भी चेंज हो सकते हैं, जो बदलाव हैं, या आपका जो टॉपिक है वो करवाने की कोशिश करूंगा। ये आपने मुझे बताना है। ठीक है बेटा जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।